very good morning to all of you. This is Dr. Shal Pragya and today we will talk about respiration in plants. So as we know that living organisms, or if we talk about living cells, so all the living cells, whether they are of plant or animals, they require energy to perform various activities of the body. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट एनिमल सेल, एनिमल्स को हम लोग जैसा देखते हैं कि डेली लाइफ में बहुत कुछ परफॉर्म करना पड़ता है. एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर वो एक ही जगह पर बैठकर बातें ही क्यों ना कर रहे हो, उन्हें हर काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक उसी तरह सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते रहते हैं जिसके लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब एनिमल सेल के बारे में तो हम लोग समझ सकते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट सेल? प्लांट सेल या फिर प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो इसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे एनिमल सेल को वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक उसी तरह प्लांट सेल को भी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ we talk about absorption of minerals from the soil. So in this process also they require energy. This energy is made available by the breakdown of glucose molecules. That is a simple carbohydrate. अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, कहाँ से मिल रहा है? तो प्लांट सेल में तो फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है. और एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल को ग्लूकोज कहाँ से अवेलेबल हो रहा है? तो हम लोगों ने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है कि आफ्टर डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. फूड को एकदम सिंपलर फॉर्म्स में उनके जो यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में फूड को हम लोग तोड़ते हैं. जैसे जो सिंपलर यूनिट होंगे कार्बोहाइड्रेट के, वो कौन है? ग्लूकोज है. प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड है, फैट के लिए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स है. तो हम लोग जनरली बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड. सो कार्बोहाइड्रेट अब ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, ये ब्रेक तोड़ा जाता है किसमें? तो ग्लूकोज में. दिस ग्लूकोज इज इजिली अब्सॉर्ब्ड बाय द सेल. So after absorption, this glucose is transferred to each and every cell with the help of blood. तो blood के साथ ये transported होता है और delivered किया जाता है each and every cell को. अब हर सेल को ग्लूकोज तो अवेलेबल हो गया है, लेकिन फर्दर फंक्शन क्या है? ग्लूकोज के साथ फिर ऐसा क्या होता है कि एनर्जी हमें अवेलेबल होती है. तो हर सेल को जब ग्लूकोज अवेलेबल होता है तो सेल के अंदर ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक किया जाता है और सिंपलर फॉर्म में, और हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स में. एंड दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जब वो टूटते हैं तो इस दौरान लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी सेल यूज करते हैं अपने वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में. So the chemical breakdown of glucose occurs by utilizing ऑक्सीजन. ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ये किसके द्वारा होगा? तो ऑक्सीजन के द्वारा होगा, ऑक्सीजन के हेल्प से होगा. सो दिस केमिकल ब्रेकडाउन अकर्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के हेल्प से क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर में क्या है कि 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं. तो 6 कार्बन एटम वाला एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन के दौरान सिंपलर फॉर्म यानी कि CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है. तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड आफ्टर ब्रेकडाउन वी गेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. और इसी दौरान हमें 38 ATP एनर्जी हम लोगों को मिलता है. तो अब ये 38 ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एंड अबाउट ATP वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. ATP के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये क्यों जरूरी है हर सेल के लिए. ATP के फॉर्म में ही एनर्जी को हम लोग क्यों देख रहे हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम लोग कितनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? 38 ATP हम लोग एनर्जी
ऑब्टेन करते हैं। एटीपी जो स्टोर्ड होगी सेल में वो एटीपी के फॉर्म में होगी। ओके, एनर्जी जो स्टोर होगी हमारे बॉडी में वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी। Now, the breakdown of glucose does not occur in a single step. ये जो breakdown है ग्लूकोज का, ये एक स्टेप में नहीं होता है। ये क्या है? स्टेप वाइज और एक सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स है। ये क्या है? एक सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप के थ्रू होगा और तब जाकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये जितना सिंपल दिखने में लगता है कि बस एक सिंगल स्टेप में ये कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में हम लोगों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विद 38 एटीपी। सो जो भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम लोगों ने 2 मेजर फेजेस में बांटा है। अब ये 2 मेजर फेजेस क्या हैं? तो जो फर्स्ट फेज है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस यह एक प्रोसेस है इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में। अब ग्लूकोज कहाँ है? तो इसमें 6 एटम ऑफ कार्बन है और पायरुवेट जो होते हैं उसमें कार्बन के कितने एटम हैं? 3 एटम्स हैं। तो इस तरह एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है और पायरुवेट में 3 है। तो ऐसे ऐसे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे और ग्लूकोज से जो पायरुवेट तक बनने के प्रोसेस को हम लोगों ने कहा ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा? तो साइटोप्लाज्म में। सो अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट विच इज अ 3 carbon atom molecule, 3 carbon atom containing molecule and glycolysis occurs in cytoplasm. अब जो दूसरा फेज है वो क्या है? क्रेब्स साइकिल कहलाता है। क्रेब्स साइकिल क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को फिर से ब्रेक किया जाता है, क्योंकि अब तक जो है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। उसे CO2 बनने के लिए, दैट मीन्स एक कार्बन कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल बनने के लिए अभी भी उससे 2 कार्बन एटम को हटाने हैं। इसलिए क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है? पायरुवेट कन्वर्ट्स करते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। ये ऐसा क्रेब्स साइकिल के रूप में क्यों जाना जाता है? बिकॉज दिस इज द साइक्लिकल प्रोसेस। ओके, ये साइक्लिक प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स नामक व्यक्ति ने इस रिएक्शंस पे काफी अध्ययन किया था, उन्होंने इसके बारे में बताया, इसलिए उनके ऑनर में ही इसे नाम दिया गया क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस होती थी कहाँ? साइटोप्लाज्म में, एंड क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आती है वहां पर जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस कहा, जो साइटोप्लाज्म में पाया गया। और साइटोप्लाज्म से फिर ये पायरुवेट कहाँ जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही जो फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं वो होता है, और इसे हम लोगों ने कहा क्रेब्स साइकिल। Each breakdown step require a particular enzyme. हर एक ब्रेकडाउन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है। और इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीजेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ब्रेकडाउन के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन हो रहा है इस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 38 एटीपी, जिसमें से कि जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 8 एटीपी रिलीज होती है, जबकि 30 एटीपी इज रिलीज ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। इस तरह से टोटल एटीपी कितने हो गए? 38 एटीपी। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटीपी। ये एटीपी क्या है एंड व्हाई इट इज important to know. The energy produced is utilized for various activities. जो भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई है वो या तो यूटिलाइज हो जाएगी वेरियस एक्टिविटीज में, या फिर वो स्टोर की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और रिलीज्ड एज हीट एनर्जी। लेकिन जो भी हो, एटीपी जो हमारे सेल में
अभी प्रोड्यूस्ड हुई है वो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. So ATP is called energy currency of the cell, and whenever the cell require energy, ATP breaks into ADP and one inorganic phosphate, and this process releases large amount of energy that is used by our body for performing various activities. Now again, when more energy is available by further breakdown of glucose, then ADP is reconverted into ATP and so it goes on and on. इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है. जब भी ATP की जरूरत होती है तो जो ADP हमारे सेल में पहले से प्रेजेंट रहती है वो क्या करती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद फिर से एनर्जी कंज्यूम करके ATP में रिकन्वर्टेड हो जाती है. So as I told you that energy is required to perform various activities. वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में एनर्जी की जरूरत होती है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब ये 2 तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किए जाते हैं? तो दीज आर एनाबॉलिक एक्टिविटीज in which construction or synthesis of substances occurs, and due to this reason these reactions are or these activities are also known as constructive activities or biosynthetic activities. These activities consumes energy. These anabolic activities are energy consuming activities. Now we will talk about another type of activities that are known as catabolic activities. Catabolic activities are destructive or breaking down process. These are destructive or breaking down processes. It gives energy. हम लोगों ने एनाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज है, जबकि जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे वो एनर्जी रिलीजिंग एक्टिविटीज होंगे. Thus, we can define respiration as a process of catabolic reactions. Thus, we can define respiration as a catabolic process of releasing energy. A catabolic process of releasing energy from glucose with the help of oxygen. Sometimes respiration is compared with burning or combustion because both liberate energy and give carbon dioxide and water as the end product. But then also there are lots of difference between respiration and combustion, such as respiration is a cellular process whereas combustion is a non-cellular process. Means ये सेल के अंदर नहीं होती है जबकि respiration सेल के अंदर होती है. The next difference is respiration occurs at the body temperature whereas combustion occurs at high temperature at ignition point. Respiration occurs in a series of chemical steps whereas combustion occurs in a single step. Respiration is carried out by different enzymes whereas combustion is carried out by heat. Respiration is a biochemical process whereas combustion is a physiochemical process. Respiration liberates energy as ATP and some heat energy, whereas all the energy is liberated as light energy and heat energy during combustion. During respiration, no light energy is produced, whereas during combustion, light energy is produced. Now we will discuss about types of respiration. There are mainly 2 types of respiration on the basis of presence or absence of oxygen. These are aerobic respiration and anaerobic respiration. As the name is indicating, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen whereas anaerobic respiration occurs in the absence of respiration. Aerobic respiration is only possible when oxygen is available and there is complete breakdown or complete oxidation of glucose occurs with the formation of carbon dioxide and water as the end product. 38 ATP is released during aerobic respiration, whereas during anaerobic respiration, very little amount of ATP or very little amount of energy is released. Only 2 ATP is released during anaerobic respiration, and as the name is indicating, anaerobic means absence of oxygen, and there is
incomplete breakdown of glucose occurs, and the end product is carbon dioxide and ethyl alcohol. What are the end products of anaerobic respiration? These are carbon dioxide and ethyl alcohol, whereas the end product of aerobic respiration is carbon dioxide and water. Now we will talk about how photosynthesis contrasted with respiration. Photosynthesis and respiration both are complementary to each other. The end product of one is the requirement of the other. Photosynthesis occurs only in the presence of chlorophyll, whereas respiration occurs in all the living cells. Photosynthesis occurs in the presence of sunlight, whereas respiration occurs at all the time. Photosynthesis uses carbon dioxide and water, whereas respiration uses oxygen and glucose. Oxygen is released as an end product during photosynthesis, whereas carbon dioxide is released as an end product during respiration. Results of photosynthesis is gain in weight, whereas result of respiration is loss in weight. Food is manufactured during photosynthesis, whereas food is oxidized during respiration. Not only this, in this way we can say that photosynthesis is the anabolic process, whereas respiration is a catabolic process. So we can conclude that photosynthesis and respiration both are completely opposite to each other. Now, if we talk about respiration in plants and animals, then there is some differences between the respiration in plants and animals. वैसे तो जो general basic concept हैं दोनों के, respiration in plants and animals are same only, but a few differences are there. For example, if we talk about respiration in plants, then there is no gaseous transport in plant. Plant में gases transport नहीं होते हैं, वो पूरे body के द्वारा जो gases होते हैं वो diffuse करते हैं, diffuse in or diffuse outside. But no gases transport occurs in plant. But in animals, what happens? There is the special transport system for the transportation of gases from one place to another place of the body of animal. और इसमें क्या है, ब्लड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. If we talk about respiration in plants, then the process produces very little amount of heat energy as compared to the animals. Not only this, one of the end product of anaerobic respiration is ethyl alcohol in plants, whereas lactic acid in animals. In this way, we have completed the topic respiration in plants. If you have any doubt, you ask in the campus care or in the comment section. So see you very soon in my next video. Thank you for watching the video.